कैसे हैं दोस्तों, मैं हूं नवाज खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सामिर खान व्लॉग। दोस्तों, हाल ही में हमास की साइड से इजराइल पे सरप्राइज हमले की खबर तो आपने सुनी ही होगी। अगर नहीं सुनी तो हमारे पिछले व्लॉग की किस्त हमास एंड इजराइल कॉन्फ्लिक्ट में आप देख लेना। बज़ाहिर एक कमज़ोर ग्रुप की तरफ से यहूदी रियासत पर ये सरप्राइज हमला था जिसने इजराइल पर क़यामत बरसाई, जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। जिसके बाद इजराइल ने तुरंत ही स्टेटस वॉर डिक्लेयर कर दी और गाज़ा पर जवाबी हमला करते हुए फिजाई हमले करना शुरू कर दिए। और अभी तक की मालूमात के मुताबिक दोनों तरफ से हज़ारों लोग जान की बाजी हार गए हैं और इनमें ज़्यादातर तादाद आम शहरियों की ही है। यूनाइटेड नेशन के मुताबिक गाज़ा के बहुत से इलाकों में पहले ही 2.5 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। गाज़ा को खुराक, बिजली, पानी भी बंद कर दी गई है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है कि हमास ने इतना बड़ा हमला करने का फैसला क्यों किया, जबकि उन्हें इसराइल की सलाहियतों और ताकत का पहले से ही अंदाजा था। तो क्या ये काम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा नहीं है? इस हमले की शिद्दत, मैग्नीट्यूड को देखते हुए इसराइल की नाम नेहात इंटेलिजेंस का ख्याल भी जहन में आता है कि वो कहाँ थी जिसको इतने बड़े हमले की भनक भी नहीं लगी। क्योंकि अगर सोचा जाए तो इसराइल पर होने वाला ये हमला कोई आम हमला तो नहीं हो सकता कि जोश में आए और मिसाइल दाग दी। ज़रूर ये सब कुछ सोची समझी मंसूबे के मुताबिक ही हुआ होगा, और मंसूबा भी ऐसा जिसकी कोशिशें कई महीनों पहले से की जा रही हों। तो क्या दोस्तों, ये इसराइल की खुफिया एजेंसी की या उसके सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम जिसको लेकर वो दुनिया में बहुत मशहूर है, तो क्या ये उसकी नाकामी नहीं थी? आइए सामिर खान व्लॉग की इस किस्त में हम आपको यही सब दिखा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि हमास ने हमला क्यों किया। इस हालिया हमले के बाद हमास ने इसे इसराइल की फोर्स की जानिब से मस्जिद अक्सा की बेहुरमती का जिम्मेदार करार दिया। हमास ने गाज़ा की नाकाबंदी और वेस्ट बैंक में जारी इसराइल जुल्म सितम के इस ऑपरेशन के जवाब में पेश किया था। इसके अलावा मगरबी किनारे बढ़ती हुई इजरायली आबादी और गैर कानूनी बस्तियों की तादाद भी इस हमले की जस्टिफिकेशन के तौर पर पेश की गई हैं। 1967 के बाद से वेस्ट बैंक यानी मगरबी किनारे में इजरायली बस्तियों की तादाद 2023 के मुताबिक 279 तक पहुंच गई और ये सभी गैर कानूनी सेटलमेंट हैं। इसे फिलिस्तीन और इसके हिमायती तो गैर कानूनी करार देते ही हैं, बल्कि यूनाइटेड नेशन और कई यूरोपीय कंट्री भी इस गैर कानूनी बस्तियों को करार देते हैं। ये तो वो वजूहात और जस्टिफिकेशन है जो फ़लस्तीन की साइड से इस हमले के लिए पेश की गई हैं। लेकिन इतने बड़े हमले की इस टाइमिंग को लेकर बहुत से सहाफ़ी मजीद वजूहात बताते हैं। यकीनन इसके पीछे की अहम वजह है। आइए इनके बारे में हम जानते हैं। दरअसल पिछले कुछ अरसों में अरब ममालिक का रवैया इसराइल के लिए जारहाना रहा है, जो चंद दहाइयों पहले हुआ करता था। ये ममालिक अपने ताल्लुकात इसराइल के साथ बेहतर बनाने में लगे हुए हैं और इसकी वजह से ज़ाहिर फ़िलिस्तीन का मसला कमज़ोर पड़ रहा है। हालिया खबरों के मुताबिक इस बात का खदशा भी जाहिर किया जा रहा था कि सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात की बेहतरी आखिरी सतह पर है, और ये भी एक मुमकिन था कि सऊदी अरब इसराइल को बहुत जल्दी तस्लीम कर लेगा। ऐसा हो जाने से पहले ही दोस्तों, पहले से चल रहे फ़लस्तीन के मसले को धचका लग सकता था। लिहाजा इस हमले के पीछे की सबसे बड़ी वजह इसी अरब इसराइल नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को डिक्लेयर करना या इसे कुछ अरसा के लिए मुलतवी करना करार दे रहे हैं। इसके फौरन बाद सऊदी अरब के लिए ऐसा कोई भी कदम उठाना जाहिर है मुमकिन नहीं रहेगा। अवाम के मुमकिना रद्द अमल की वजह से वैसे अरबों की इसराइल के साथ बढ़ती गुर्बत को हमास की हालिया कार्रवाई के बाद उनकी तरफ से जवाबी कार्रवाई करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जहां पूरी दुनिया, अमेरिका, बरतानिया ने इसराइल पर इस हमले की सख्त अल्फाज में मुखालिफत के साथ इसराइल के साथ खड़ा होने से लेकर इसकी मदद तक का ऐलान किया है, वहीं
अरबों की जानिब से रिस्पॉन्स कुछ मिला जुला ही आ रहा है। मदद तो दूर की बात, शायद अल्फाजों में भी मजम्मत उस तरह से नहीं नजर आ रही है। इसलिए दुनिया में ईरान ही वो वाहिद मुल्क था जिसने फ़लस्तीन और हमास की खुलकर मदद करने का ऐलान किया था। हमास की तरफ से इस हमले की एक और वजह इस वक्त इजराइल प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की खराब होती हुई साके सियासत का फायदा उठाना भी हो सकता है, क्योंकि इजरायली वजीर आजम सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को महदूद करने के इक़दाम को लेकर पहले ही तनकीद की जद में हैं और उनके खिलाफ एहतजाज भी इजराइल में हो रहे हैं। बहरहाल इस तरह की कार्रवाई करने के बाद हो सकता है वजीर आजम के लिए इजराइल में ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो जाएं और उन्हें हुकूमत से भी हाथ धोना पड़ जाए, क्योंकि ये इजराइल की एक नाकामी तो है, लेकिन इस हमले का उल्टा असर भी हो सकता है। इजराइल के जवाबी हमले और हमास की फसपाई के बाद नेतन्याहू जैसा फिलिस्तीनियों के लिए नफरत अंगेज जज्बाती लीडर इजराइल का पसंदीदा लीडर भी बन सकता है और फिलिस्तीनियों के लिए ज़मीन मज़ीद तंग हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि हमास की फसपाई के बाद पूरा गाज़ा इजराइल के कंट्रोल में चले जाए। हमास के इतने बड़े हमले के बाद बैनुल-अक़वामी के माहिरीन इजराइल की इंटेलिजेंस पर भी सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि गाज़ा जैसे छोटे इलाके को ज़मीनी और बहरी दोनों रास्तों से मुकम्मल ब्लॉकेड का सामना है। लिहाजा ये बात तो चौंकाने वाली है कि हमास इतना बड़ा हमला कैसे सरअंजाम दे सकता है। आइए इसके बारे में जानते हैं। ये कहना है कि हमास का हमला इजराइली इंटेलिजेंस की मुकम्मल नाकामी थी, काफ़ी हद तक ये सही भी है। इसके मुतालिक अमेरिका और यूरोपीय माहिरीन की भी यही राय है। खास खबरों के मुताबिक मिस्र ने इस हमले से 3 रोज पहले इजराइल को एक बड़े हमले के मुतालिक वार्निंग भी दी थी, जिसे शायद नजरअंदाज कर दिया गया। बल्कि इजराइल के ही एक जनरल ने एक बड़े हमले से मुतालिक अपनी फोर्स को इत्तला भी दी थी। उनके मुताबिक इजराइल इंटेलिजेंस फोर्सेज और आला ओहदेदारों से दुश्मन की ताकत का सही अंदाज़ा लगाने में गलती हुई थी। उन्होंने इस बात की खबरों का भी इजहार किया कि पिछले कुछ वक्त से गाज़ा में कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई थी और बज़ाहिर अमन की सूरत हाल थी। इसलिए अगर कुछ उथल पुथल थी भी तो इस बड़े हमले की कोई उम्मीद नहीं थी। लिहाजा ये गलती इंटेलिजेंस इदारों की ही है। नेतन्याहू के लोगों का ये मानना है कि माजी में उनका फोकस वेस्ट बैंक में मज़ामत को कुचलने और नई सेटलमेंट बनाने में ज़्यादा रहा। लिहाजा गाज़ा पर उन्होंने वो तवज्जो नहीं दी, इसलिए हमले की जिम्मेदारी हुकूमत की बनती है। चारों तरफ से इसराइल और मिस्र की नाकाबंदी के बावजूद अगर हमास गाज़ा के 365 किलोमीटर के इलाके में रहते हुए इस ऑपरेशन की तैयारी और इसको कामयाबी से सरअंजाम दे सकता है, तो ये इसराइल इंटेलिजेंस इदारों की नाकामी नहीं तो क्या है। अब इसराइल के डिफेंस सिस्टम आयरन डोम की बात करते हैं, जिसका माजी में सक्सेस रेट 90% से भी ज़्यादा रहा। तो ये कैसे नाकाम हो गया? दोस्तों, माहिरीन के मुताबिक इस हमले को आयरन डोम की मुकम्मल नाकामी तो नहीं कह सकते, क्योंकि इस बार गाज़ा से दागे गए मिसाइलों की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि वो इस सिस्टम की कैपेसिटी से ज़्यादा हो गई थी। यानी सिस्टम ओवरलोड हो गया और इतनी ज़्यादा तादाद में दागे गए मिसाइलों को इंटरप्ट नहीं कर सका, क्योंकि ये इसकी कैपेसिटी से बाहर हो गया था। अब सवाल बनता है कि हमास इतनी लंबी जंग अफोर्ड कर सकता है? इस पर ज़ाती राय देना मुश्किल है, क्योंकि इस हमले की शिद्दत और इसके बाद की कार्रवाइयों को देखा जाए तो यही लगता है कि हमास एक लंबी जंग की मंसूबाबंदी करके बैठा है और वो लंबी लड़ाई लड़ सकता है। ऐसा हम इसलिए भी कह रहे हैं कि हमास के लीडर्स के मुताबिक इस जंग का दायरा सिर्फ गाज़ा तक ही महदूद नहीं रहेगा, बल्कि इसे यरूशलेम और मगरबी किनारे तक भी फैलाया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम दुनिया के जवाब और इसराइल की ताकतवर मिलिट्री को देखें तो ऐसा होता इतना आसान भी नजर नहीं आता। गाज़ा, जो कि बिजली, पानी, खुराक और ईंधन के लिए मुकम्मल तौर पर इसराइल के ही रहमो करम पर है, लिहाजा ऐसी सूरत हाल में एक लंबी जंग लड़ना मुमकिन तो नहीं है।
हाँ, लेकिन यरगमाल बनाए गए इसराइलियों के बदले कुछ फिलिस्तीनियों को आज़ाद करवाने में हमास शायद कामयाब हो जाए, जैसा कि माजी में भी होता रहा है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, आपको क्या लगता है हमास एक लंबे अरसे तक ये जंग अफोर्ड कर पाएगा? ये जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल सामिर खान व्लॉग। अगर आपने हमास और इस्राइल कॉन्फ्लिक्ट शुरू से नहीं देखी है तो जाकर देख सकते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आपका दोस्त नवाज खान।